नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। घायल कौन है? अनुपम खेर या अनुपम खेर की वाणी से पाकिस्तान? घायल कौन है? मौलानाओं को बुला के राजनाथ आईएएस से घायल होने से बचना चाहते हैं, या इन सब के बीच पाकिस्तान के भीतर नेशनल असेंबली की कमेटी की बाकायदा फॉरेन अफेयर्स को लेकर एक पॉलिसी डिसीजंस के तहत कहा जाता है कश्मीर में अभी तक हम हथियारबंद आतंकवादियों के साथ थे। घायल कौन हो रहा था? आइए जरा आज दस्तक में असल घायल को टटोलने की कोशिश की जाए कि वाकई जिन मुद्दों के आसरे देश के भीतर आज सुबह से कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, उसमें असल पेच कहां पर है। मसलन भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच, दोनों देशों को छूने वाले छोटे से छोटे मुद्दे हो या बड़े से बड़े मुद्दे, दोनों देश के भीतर समाज में एक उबाल आ जाता है और दोनों के अंतर्विरोध उभर कर सामने आ जाते हैं। आइए जरा पहली रिपोर्ट देखते हैं, यह अंतर्विरोध होता क्या है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में गुलाम अली का कार्यक्रम हो नहीं पाता, लेकिन पाकिस्तान के अदनान सामी को भारत की नागरिकता मिल जाती है और वह सुकून से मुंबई में रहते हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बॉलीवुड के शानदार कलाकार अनुपम खेर को वीजा नहीं देता है, लेकिन एक वक्त दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान से सम्मानित भी किया जाता है। तो क्या भारत पाकिस्तान दोनों की एक दूसरे को लेकर समझ सियासत के उस गलियारे में जाकर उलझ जाती है जहां संबंध राजनीति को प्रभावित करते हों, या फिर भारत में राजनीतिक दलों की सियासत तो पाकिस्तान में सेना और आईएसआई शरीक है, पावर सेंटर दोनों देशों के बीच संबंधों की डोर को ही कुछ इस तरीके से उलझा देते हैं जिसमें पड़ोसी से बेहतर संबंध के बदले देश के भीतर के सत्ता के अंतर्विरोधी खुलकर सामने आ जाएं। ध्यान दे तो हो यही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर भारत के भीतर अंतर्विरोध ना होते तो अनुपम खेर को वीजा न मिलने पर बाकी 17 भारतीय नागरिक भी कराची फेस्टिवल जाने से इनकार कर देते हैं। अंतर्विरोध ना होते तो कश्मीरी पंडितों को लेकर जो सोच अनुपम खेर की है वही मोदी सरकार की होती। अंतर्विरोध ना होते तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को उसी तरीके से बीजेपी खारिज करती जैसे हैदराबाद में रोहित वेमुला को अफजल गुरु के फांसी का विरोध करने पर किया। लेकिन अंतर्विरोध हैं और महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी तैयार है, चाहे महबूबा आज भी अफजल को फांसी दिए जाने के विरोध में हो, चाहे महबूबा शर्त रख रही हो कि कश्मीर पर बातचीत में हुर्रियत को भी शामिल किया जाए। अंतर्विरोध का यह चेहरा पाकिस्तान में हालांकि कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री भारत को भरोसा देते हैं कि वो आतंकवाद को अपने देश में आश्रय नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जमीन पर ही जमीन से भारत में बार बार आतंकी हमला होता है। जो तथ्य नवाज शरीफ रखते हैं उसके उलट जनरल राहिल शरीफ तथ्य रखते हैं। कश्मीर को लेकर एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ जिहाद को भी पाकिस्तान पनाह देता है। जाहिर है ऐसे में सवाल यही है कि भारत जिन अंतर्विरोधों के बीच पाकिस्तान को लेकर कभी बातचीत तो कभी दो दो हाथ करने का जिक्र करता है, उसमें एक तरह की सोच राजनीतिक दलों में भी क्यों नहीं पनप पा रही है। और इसी दायरे में कभी आमिर खान, शाहरुख खान और करण जौहर सरकार के विरोध में नजर आते हैं, तो अनुपम खेर और मधुर भंडारकर मोदी सरकार के करीब नजर आते हैं। और देश के भीतर पाकिस्तान को लेकर सारी बहस इसी पर आ टिकती है कि कौन कहां पर खड़ा है, और साथ ही यह भी कि पड़ोसी तो बदला नहीं जा सकता, तो संवाद बनाना भी जरूरी है। और वीजा न मिलने पर भी बातचीत होनी चाहिए, जिक्र अनुपम खेर भी कर गए। I will also request the government of India to take this up and yet continue the process of peace with Pakistan. मुश्किल ये नहीं है, देश के भीतर घायल जो जिस रूप में हो, लेकिन कश्मीर को लेकर सवाल हर वक्त जब भी पाकिस्तान का जिक्र वीजा को लेकर हो, बातचीत को लेकर हो, पठानकोट पर हमले को लेकर हो, यह मसला उभरकर सामने क्यों आ जाता है। लेकिन नई मुश्किल तो एक दूसरी है। सवाल वीजा का था, कश्मीरी पंडित क्यों आ गया। सवाल इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में सरकार का था, सवाल फिर से कश्मीर क्यों आ गया। जरा रिपोर्ट देखिए, बहुत सारे अंतर्विरोध और साफ होंगे। 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने ही घरों से खदेड़ के बाहर निकाल दिया गया, और इसकी पहली चिल्लाहट जो थी वो 19 जनवरी 1990 को हुई थी, जब लोगों के दरवाजे खटखटा के तलवारें लेके
वीजा न मिलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडितों का सवाल उठा ही दिया और ये सवाल भी उठा, कहीं कश्मीरी पंडित ही वो सवाल तो नहीं जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अनुपम खेर को वीजा नहीं दिया। क्योंकि पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठन, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो या फिर जैश ए मोहम्मद या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, सभी ने कश्मीर को लेकर ही जिहाद छेड़ रखा है। और पाकिस्तान की नजर में जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार मायने नहीं रखती, बल्कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मायने रखती है। लेकिन नया सवाल तो जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली और घाटी की अलग अलग सोच का भी हो चला है, क्योंकि चुनी हुई सरकार मौजूदा वक्त में सत्ता संभालने को इसलिए तैयार नहीं हो पा रही है क्योंकि उसे लगता है कि केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार को कहीं ज्यादा ताकत पीडीपी को देनी होगी, तभी वो सत्ता संभालेगी। बात यह है, जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार आप बनाना चाहते हैं, मुफ्ती साहब इस वक्त वहाँ पर नहीं है, उनकी कमी पेशी को दूर करने के लिए आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ ऐसे मेजर्स करने पड़ेंगे जिससे नई सरकार को एक फ्लिप मिले। तो क्या कश्मीर को लेकर जो सोच महबूबा मुफ्ती की है वो बीजेपी की नहीं, या फिर पीडीपी ये मानकर चल रही है कि बीजेपी जम्मू की राजनीतिक जमीन पर फिट बैठ सकती है लेकिन घाटी में नहीं? इसीलिए जम्मू कश्मीर की सत्ता संभालने से पहले महबूबा मुफ्ती गारंटी चाहती है कि उन्हें घाटी के अनुकूल मनमाफिक करने दिया जाए और मोदी सरकार हर तरीके से मदद दे। कश्मीर में हमें बहुत सारे फोर्सेस का मुकाबला करना है, तो उन फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को संभालने के लिए ये जरूरी है कि जो हमारे मुल्क की सरकार है वो पूरी तरह से हमारे पीछे खड़ी हो जाए। यानी कश्मीर को लेकर जो विजन मोदी सरकार या बीजेपी का होगा, महबूबा मुफ्ती और पीडीपी को उस पर भरोसा नहीं और उनका अपना अलग विजन है। या फिर कश्मीर को लेकर सियासी अंतर्विरोध का लाभ पाकिस्तान भी उठा लेता है। और ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि कश्मीरी पंडितों के सवाल को उठाने वाले अनुपम खेर पाकिस्तान की जमीन पर फिट नहीं बैठते या कराची लिटरेचर फेस्टिवल में आ नहीं सकते, तो उन्हें वीजा ना दिया जाए। लेकिन सवाल इससे आगे का है। सवाल यह है कि कश्मीर को लेकर भी देश के भीतर एक सहमति वादी से लेकर दिल्ली के बीच होनी चाहिए, जो हो नहीं पा रही है। लेकिन कश्मीर को लेकर एक सहमति पाकिस्तान के भीतर जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान की नई रिपोर्ट, एक संसदीय कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बतलाती है कि कश्मीर उनके जहन में बसता है और कश्मीर को लेकर वो हमेशा चाहते हैं भारत को उलझाए रखे। ये रिपोर्ट कहती क्या है, जरा देखिए रिपोर्ट। मोदी को कश्मीर पर बात नहीं करनी चाहिए और नवाज शरीफ को कश्मीर पर ही बात करनी चाहिए। ये राय दोनों देशों के भीतर का सच है। लेकिन अब जब विदेश सचिवों की मुलाकात फरवरी में होनी है, उन सब के बीच पाकिस्तान नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की फॉरेन अफेयर्स पर 4 पेज की एक पॉलिसी पेपर सामने आई है, जो साफ संकेत देती है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नीति अभी तक कश्मीर में हथियारबंद और प्रतिबंधित आतंकवादियों को समर्थन देने की रही है। क्योंकि इस पॉलिसी पेपर में पहली बार कहा गया है कि अगर बातचीत भारत के साथ करनी है तो उससे पहले इस समर्थन को रोकना चाहिए। चूंकि कमेटी के चीफ नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ही सांसद अवैस अहमद लेघारी हैं और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कश्मीर रेजोल्यूशन पर भारत से बात करने का जिक्र किया है और हुर्रियत के जरिए उठाए जा रहे सवाल और कूटनीति को ढाल बनाने को कहा है। महत्वपूर्ण यह भी है कि भारत के साथ बातचीत के लिए 4 आधार बनाने का जिक्र इस पॉलिसी पेपर में कहा गया है। पहला, भारत के हर सवाल का जवाब देना चाहिए। दूसरा, भरोसे को बढ़ाने की पहल करनी चाहिए। तीसरा, रुके मुद्दों को फिर उठाना चाहिए। और चौथा, अपने अनुकूल नतीजे निकालने का प्रयास करना चाहिए। खास बात यह है कि अभी पाकिस्तान से बातचीत होगी या नहीं, इस पर मोदी सरकार खामोश है। लेकिन नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बहुत साफ बताती है कि अगर कुछ भी बातचीत में ना निकले तो भी पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर, पानी, व्यापार और संचार के मुद्दे पर वो भारत को उलझाए रखे। पाकिस्तान अपनी नीति के तहत चल रहा है, उसकी नीति में कोई परिवर्तन कश्मीर को लेकर आए नहीं, लेकिन भारत के बीच या भारत के भीतर की स्थिति का एक बड़ा संकट है। चुनी हुई सरकार 2 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर वहां पर बनती है, लेकिन उलझन पैदा हो जाती है। लेकिन आज संकेत कुछ पहली बार ऐसे मिले, राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर जो उम्मीदवार हो सकते हैं, दोनों ने मुलाकात की और संकेत दिए अगले 10 दिन में सरकार बन सकती है। इसी राजभवन में पहले पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती आई और उसके बाद बीजेपी के नेता डॉक्टर निर्मल सिंह आए। दोनों ने करीबन आधे घंटे से ज्यादा राज्यपाल एनएन वोरा से मुलाकात की और उनको विश्वास दिलाया कि जल्दी सरकार बन जाएगी। लेकिन बाहर आते ही राजनीति फिर शुरू हो गई।
मैं चाहूंगी कि हमारी जो अलायंस बीजेपी के साथ है, जो मुफ्ती साहब ने की है, जो नई सरकार बननी है, नई सरकार बनने से पहले बीजेपी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे मेजर्स हों जम्मू कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से नहीं, खाली जम्मू कश्मीर लद्दाख के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हों जिससे जम्मू कश्मीर में एक अच्छा माहौल बने। हम लार्जली इसके फेवर में है कि अलायंस आगे बढ़े और जो नरेंद्र भाई मोदी और मुफ्ती साहब ने एक विजन लिया था जम्मू कश्मीर को लेते हुए, वो विजन को हम पूरा करें। लेकिन कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियों के लिए मजबूरी बन गई है कि वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर गठबंधन सरकार बनाए, क्योंकि ना ही पीडीपी नए चुनावों के लिए जा सकती है और ना ही बीजेपी चाहेगा कि जम्मू कश्मीर जैसा राज्य बिना सरकार रहे। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ मानी, श्रीनगर, आज तक। तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की प्रक्रिया बता रही है कि इस देश में सियासत कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत गवर्नेंस के। गवर्नेंस देखी जाएगी, लेकिन पहले सियासत कर ली जाए। लेकिन एक हिस्सा आगे बढ़ते हैं। आईएसआईएस ये चीज क्या है, जिस रूप में इसका खौफ फैलता चला जा रहा है, और एक दो नहीं, देश के 13 राज्यों में। पहले जरा देख लीजिए, हमने गवर्नेंस का जिक्र क्यों किया वो अगली रिपोर्ट में, लेकिन पहली रिपोर्ट देखिए किस रूप में देश के भीतर आईएसआईएस। हर जगह आईएसआईएस के पद चिन्ह। तो क्या भारत में आईएस के तार इतने व्यापक तरीके से फैल चुके हैं कि यह देश के लिए नया खतरा है? क्योंकि जिन 13 राज्यों में गिरफ्तारी हुई है, या फिर जिन 13 राज्यों में खुफिया एजेंसियों की नजर है, वो आतंक के संकेत बंदूक की जगह विचारों से निकल रहे हैं। और गिरफ्तार आतंकियों की उम्र बतलाती है कि वो विचार के लहजे से कच्ची जरूर है, लेकिन आईएस का रास्ता इतना पुख्ता है कि अगर विचार तेजी से पनपे तो खतरे की घंटी भारत के कई प्रांतों में नजर आने लगेगी। मुश्किल यह नहीं कि लगातार खुफिया एजेंसी सक्रिय है, मुश्किल यह है जो जानकारी सामने आ रही है वो एक तरफ भारत के 13 राज्य तो दूसरी तरफ सीरिया और इराक में बगदादी की तरफ से कम 17 भारतीयों के लड़ने की खबर के हैं। खुफिया एजेंसियों के पास इनके नाम तक है, और जो टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, और खुफिया एजेंसियों की माने तो इनमें पढ़े लिखे युवा भी शामिल हैं, और इस फहरिस्त में वैसे लड़के भी शामिल हैं जो उच्च मध्यम वर्ग से आते हैं। यानी एक तरफ आईएस भारतीयों की भर्ती कर उन्हें सीरिया और इराक में लड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ भर्ती का खेल और ट्रेनिंग भारत के भीतर भी जारी है, और साथ ही विचारों का प्रभाव भी। जी, इसी वीडियो को देखिए। आईएस के भारतीय चीफ साफी आरमार और उनके भाई सुल्तान आरमार इस वीडियो में ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं, और सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से भर्ती हो रही है इसका खुलासा आईएस के चंगुल से बचाए युवक पहले ही दे चुके हैं। हद तो यह है कि आईएस ने अब भारतीय किशोरों को भी निशाने पर लिया है। पुणे में कॉन्वेंट में पढ़ने वाली लड़की आईएस में जाने को तैयार थी, तब उसे एटीएस ने पकड़ा, और अब आईएस से संबंध के चक्कर में 22 जनवरी को इसी महीने गिरफ्तार हुए रिजवान के हाई स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक उम्र सिर्फ 16 बरस की है, और वह आईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी से सीधे संपर्क में था। वह सीरिया जाकर अमेरिकी सेना से आईएस के लिए लड़ना चाहता था। तो ये संकेत क्या है? क्या ये आतंक के साथ खड़े होने के संकेत हैं, या फिर जिस तरीके से भारत के भीतर इस बात को लेकर लगातार आईएस अपनी पैठ इस मायने में पुख्ता कर रहा है कि लड़ाई आतंक को लेकर नहीं बल्कि अमेरिका को लेकर है, तो सवाल कई निकलेंगे। यानी आईएस के पैर भारत में मजबूत होने के सबूत लगातार मिल रहे हैं, लेकिन अगला सवाल यह है कि निपटने की सीधी और ठोस योजना क्या वाकई सरकार के पास है? क्योंकि पहली बार बंदूक पर विचार भारी है। बगदादी की सेना में लड़ने के लिए हिंदुस्तान से गए लड़ाके हों या फिर भारत में पकड़े गए आईएसआईएस के समर्थक, खुफिया एजेंसियां इनको लेकर बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। एक तरफ खुफिया एजेंसियां जहां धरपकड़ करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इनको रोकने के लिए धर्म गुरुओं का सहारा ले रही है। दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। मुश्किल यह नहीं आईएस पैर फंसा रहा है और खुफिया एजेंसी सक्रिय। मुश्किल इस देश में गवर्नेंस को लेकर है, मुश्किल इस देश के भीतर नीति पॉलिसी या फिर पहले से सचेत रहने को लेकर है। यह सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बार तकरीबन 14 महीने पहले देश के गृह मंत्री से पूछा गया था, आईएसआईएस, बात हवा में उड़ा दी, और 2 महीने पहले फिर वो सवाल किया गया था, बात फिर हवा में उड़ा दी गई थी। आइए जरा रिपोर्ट देख लीजिए।
2 महीने पहले ही देश के गृह मंत्री से जब यह सवाल पूछा गया कि ISIS क्या भारत के लिए कोई खतरा है, तो जवाब सुन लीजिए कुछ इस तरीके से दिया गया था। मुझे IS का खतरा बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, यहाँ की फैमिली वैल्यूज ऐसी हैं, यहाँ की लाइफ वैल्यूज ऐसी हैं कि परिवार के लोग ही अपने बच्चों को किसी भी सूरत में रेडिकलाइज होने की इजाजत नहीं देंगे। यानी हवा में IS का सवाल गृह मंत्री ने उड़ा दिया और 2 महीने बाद ही पहली बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को अपने घर बुलाया और ये जानना चाहा कि IS की तरफ बढ़ते मुस्लिम नौजवानों के कदमों को रोका कैसे जाए और युवा IS की तरफ ना चलें, इसके लिए धर्मगुरु क्या सोचते हैं या फिर IS को रोकने में अब धर्मगुरु क्या मदद कर सकते हैं। ये जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें किसी उन लोगों को गुमराही से बचाना है जो लोग फंस गए। तो हालात तो गंभीर है। यानी 2 महीने के अंदर IS ने देश में पैर कुछ इस तरीके से पसार लिए कि गृह मंत्री के साथ धर्मगुरुओं की समझ को जानने और समझने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लेकर IB के तमाम अधिकारी भी गृह मंत्री के घर पहुंच गए। चर्चा में ये माना गया कि IS देश के किसी भी हिस्से में आतंकी हमला कर जिम्मेदारी लेकर देश में खौफ पैदा भी कर सकता है और अपनी मौजूदगी के जरिए युवाओं को भटका भी सकता है। और जानकारी के मुताबिक करीब 150 लोगों पे हालांकि खुफिया एजेंसी नजर रख रही है और कश्मीर, बंगाल, असम, महाराष्ट्र और यूपी को हमले के ख्याल से खासा संवेदनशील भी माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल वहीं पर आकर उलझा है, तैयारी क्या है। और खास बात यह भी है कि पहली बार गृह मंत्री ने पिछले दिनों यानी 16 जनवरी को ही 13 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जो ISIS पर चर्चा की, आज उसकी जानकारी धर्म गुरुओं के सामने भी रखी और मुस्लिम धर्म गुरुओं से यह जानना चाहा कि आगे का रास्ता निकलेगा क्या। खतरा है कि नौजवानों को बहकाया जा सकता है, क्योंकि बाहर जो नौजवान जा रहा है, सऊदी अरब में काम कर रहा है, वो मालूमात दाइश वहाँ चला गया, जो बहरीन में काम कर रहा है वो वहाँ चला गया। तो इस तरह के खतरे मौजूद हैं। यहाँ मुसलमान एक दरख्त की पत्ती भी बगैर वजह करके तोड़ सकता है, तो किसी की जान हम कैसे ले सकते हैं, किसी को मार कैसे सकते हैं। तो अब सवाल यही है, क्या महज 1-1.25 साल के भीतर ही IS ने देश में पैर पसार लिए या फिर IS को गंभीरता से न लेने का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि पहली बार नवंबर 2014 में मेहंदी मसरूर जब पकड़ा गया, जो कि IS के लिए ट्विटर अकाउंट संचालित करता था, उसी वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यह सवाल किया गया था और तभी IS की गंभीरता को उन्होंने हवा में उड़ाया था। यानी आतंक के मोर्चे पर सरकार की नई चुनौती IS है, ये आज तो पता चल गया। लेकिन दिक्कत वही है कि सरकार के पास उन युवाओं को रोकने का कोई ठोस उपाय या कोई ठोस नीति नहीं है जिससे देश की मुख्यधारा में ही शामिल होकर नौजवान आगे बढ़े। आतंकी संगठन अंसार उत तौहीद यानी इंडियन ISIS को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रही है और इन पैसों के दम पर इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के पुराने सदस्य नए सिरे से हिंदुस्तान में आतंक का नया नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं। अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती इस आतंक के तार को तोड़ने की है। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ अरविंदो झा, दिल्ली, आज तक। चलिए देश के भीतर की सियासत का मजा भी लीजिए। मध्य प्रदेश गजब प्रदेश है। प्रदेश क्यों कहा गजब? देखिए, रात में रिजल्ट आता है आप पास, सुबह वही रिजल्ट आता है आप फेल, और सरकार क्रूज पर। बंद करो, भोपाल में व्यापम के दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे छात्रों का सीधा सवाल यही कि वन रक्षक भर्ती इम्तिहान के जिस नतीजे में 30 जनवरी को रात तक वो पास थे, अगले दिन सुबह होते ही वो फेल कैसे हो गए। यानी व्यापम का गड़बड़झाला ना तो रुकता है ना ही घोटाला रुकता है। उसका रिजल्ट आया 30 जनवरी को, सर उसमें मैं क्वालिफाइड था फिजिकल और इंटरव्यू के लिए, लेकिन सर आज मैंने जैसे ही मतलब वो डाउनलोड करने के लिए जैसे ही मैंने फिर से लिंक की तो उस पर सर मैं अनक्वालिफाइड आ रहा। इस परीक्षा में तकरीबन 5 लाख परीक्षार्थी बैठे, लेकिन पद थे सिर्फ 2148। हालांकि इस गड़बड़झाले के बाद व्यापम की वेबसाइट पर सफाई दी गई कि इंटरव्यू के लिए कुल पदों से 3 गुना छात्रों को ही क्वालिफाई करना था, लेकिन सभी को पास बता दिया गया। लेकिन छात्र परेशान है कि झटके में कौन पास कौन फेल, एक ही रात में सब कुछ बदल कैसे गया और अब तय कैसे होगा? इसके पीछे भ्रष्टाचार तो नहीं? पेपर दिया, उसके बाद अभी रिजल्ट जो हुआ था तो उसमें क्वालिफाई आ गया था।
अभी आज सुबह जो लिस्ट अपडेट हुई उसमें नॉट क्वालिफाइड आ गया है। सबके साथ हुआ है और ये हमारे अकेले के साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। 16 अगस्त को एग्जाम हुआ था और 30 तारीख को इसका रिजल्ट आया था और 52 घंटे बीत जाने के बाद जब देखा तो इसमें डिस्क्वालीफाइड बता रहा है सर। तो व्यापम के अधिकारी चुप्पी साध गए, लेकिन छात्रों में गुस्सा और इन सब के बीच मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट समेत क्रूज पर निकल पड़े। यानी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों और कैसे हुआ, इस पर सरकार की तरफ से कोई बोल नहीं रहा। अलबत्ता टूरिज्म को प्रमोट करने पर विचार क्रूज पर होना चाहिए, तो सभी मंत्री क्रूज यात्रा पर निकल पड़े। अब ये ना पूछिएगा कि खर्चा कितना आया, ये जरूर पूछ लीजिए क्या एमपी वाकई गजब है। एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम है। अमित कुमार, भोपाल, आज तक। एमपी अजब है। दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल मोटर चली पम पम पम, केजरीवाल मोटर